लोकसभा इंतखाबात के नताइज, अवाम ने बीजेपी के नफरत वाले एजेंडे को शिकस्त दिया है। हिंदुस्तान की अक्सरियत ने, हिंदू, मुसलमान, सेकुलर अवाम ने मिलकर बीजेपी के नफरत के एजेंडे, फिरका परस्त सियासत, कम्युनल पॉलिटिक्स को शिकस्त दिया है। बेंगलुरु में मारूफ सियासी व समाजी तज्जिया निगार सैयद शफीउल्लाह का बयान। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं। इस मर्तबा बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। इस तरह बीजेपी को 63 सीटों पर 63 सीटों पर हार हो चुकी है, जबकि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के सीटों में इजाफा हुआ है। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि इस इलेक्शन ने साबित किया है कि मुसलमान अगर मुत्तहिद हों तो हिंदुस्तान की सियासत में अहम रोल अदा कर सकते हैं। मुसलमान और सेकुलर अवाम के इत्तेहाद व इत्तेफाक की वजह से बीजेपी और मोदी जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, अपने मकसद में नाकाम हुए हैं। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि मुसलमान और मुल्क के तमाम सेकुलर अवाम इसी तरह इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहें तो बीजेपी का नफरत का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा और आलमी सतह पर हिंदुस्तान का विकार, हिंदुस्तान की शान में इजाफा होता रहेगा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल है। 2024 लोकसभा इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं। एक मरतबा फिर जो है बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है मरकज़ में। इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात बता देना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी जो पिछली दफ़ा 2019 में 303 सीट पर आई थी, इस मरतबा हिंदुस्तानी अवाम ने बीजेपी को पूरी तरह से और मोदी साहब को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए 240 से 41 तक लेके आए हैं, यानी रिजेक्ट कर दिया है। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीट से ज्यादा चाहिए। अभी इन्हें 272 क्या 303 दिए हुए थे, उसमें इन्होंने हुकूमत बनाई थी और 5 साल से ये जो काम किए हैं उसका नतीजा ये है। और जो मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी ने जाकर पूरे हिंदुस्तान में घूम फिरकर मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ हजारों बयानात दिए, उस सब का नतीजा ये है, इनके फेसेस का नतीजा, इनकी पार्टी के 5 साल के कामों का नतीजा और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसका नतीजा ये है कि 330 से रिजेक्ट करते हुए हिंदुस्तानी अवाम ने 241 पर लाकर इन्हें छोड़ा है, जो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। सबसे ज्यादा ताज्जुब और हैरत इस बात पर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो कामयाबी मिलना चाहिए था वो नहीं मिली। देखिए, बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही थी, सबसे मेन जो है योगी आदित्यनाथ की पॉलिसियां हैं। उनकी पॉलिसियां बुलडोजर पॉलिसी और बुलडोजर के जरिए बहुत सारे बेगुनाह शहरियों के घरों को खामखा ढाने का काम और खुशियां मनाना और अक़लियतों के घरों को ढाकर खुशियां मनाना और ये कहना कि इन्हें यहां से भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा, उधर भेज दूंगा, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, बहुत सारे गैर जिम्मेदाराना बयानात योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उसका नतीजा है कि यूपी की आवाम ने योगी आदित्यनाथ को और मोदी को और अमित शाह को यूपी में जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था वहां भी रिजेक्ट करते हुए पिछली दफा दी हुई उनकी सीटों में से आधे तक लाके छोड़ दिए हैं, आधे से कम। सबसे अहम बात यह है कि इस मरतबा 2024 के इंतखाबात में सारे हिंदुस्तान में अमन पसंद शहरी अवाम में से 140 करोड़ अवाम में से अमन पसंद शहरियान और इंसाफ पसंद शहरियान और सेक्युलर शहरियान सब के सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट देकर बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें नहीं दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं।
लिहाजा अब बीजेपी का मामला यह है कि वो कभी नीतीश कुमार साहब के पास, कभी चंद्रबाबू नायडू साहब के पास, कभी दूसरों के पास वो जाके कोशिश कर रहे हैं कि उनको साथ में लेकर बनाएं। लेकिन ये खुल्लम खुला एक पैगाम है आवाम की तरफ से कि बीजेपी को, बीजेपी की पॉलिसियों को, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के झूठे बयानात को, अमित शाह के बयानात को, अमित शाह की पॉलिसियों को और योगी आदित्यनाथ के बयानात को, योगी आदित्यनाथ के पॉलिसियों को सारी अवाम ने रिजेक्ट किया है। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा था, जी, खासतौर पर उन्होंने जो कम्युनल कार्ड खेला था वो नाकाम साबित हुआ। देखिए, किसी वजह से 2019 में 303 सीटों से इन्हें नवाजा गया था। वही अवाम ने इस मर्तबा 330 क्या, 303 क्या, जब हमारे मोदी जी बोल रहे थे इस मर्तबा 400 पार, इस मर्तबा 400 पार, इस मर्तबा 400 पार, सारे हिंदुस्तान में चिल्लाते फिर रहे थे। कहां गया 400 पार? क्या अवाम ने उनके 400 पार के बयान को और उनके 400 पार की बात को जर्रा बराबर भी कोई अहमियत दी है या उन्हें 400 पार करवाया है? नहीं। 303 भी देना गवारा नहीं समझे अवाम ने। उन्हें सीधा जितनी स्ट्रेंथ चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, मरकजी हुकूमत, उससे नीचे लाके छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि रिजेक्ट कर दिया, उन्हें हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया है। लेकिन सैयद शफीउल्लाह साहब, कांग्रेस को भी तवक्को के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कांग्रेस को भी कामयाबी नहीं मिली है। देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारी पार्टियों का एक्सपेक्टेशन यह है कि हम हुकूमत बनाएं। सारी पार्टियां हिस्सा लेती हैं इंतखाबात में हुकूमत बनाने के लिए या हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए। सबकी तवक्कात कुछ और थी, वो नहीं बनी। लेकिन किसी भी पार्टी ने लोगों के दरमियान नफरत फैलाना, किसी एक फिरके के खिलाफ दूसरे फिरके को उकसाना, दुश्मनियां डालना और एक फिरके को पूरी तरह से उनके हुकूक से महरूम करने का ऐलान करना, यह किसी भी पार्टी ने नहीं किया। सारी पार्टियों ने सारी अवाम को बराबर के वादे किए, बराबर की पॉलिसियां बयान की। जबकि बीजेपी ने और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने साफ साफ हिंदुस्तान की अक़लियतों के खिलाफ जहर को उगला, दलितों के खिलाफ जहर उगला और लोगों को बताया कि उनके बहुत सारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहते हैं। ये सब कहने के बावजूद जब अवाम ने उन्हें अक्सरियत से नहीं नवाजा, ना ही पिछली मर्तबा के 303 तक भी देना गवारा समझा और 400 पार का इनका ख्वाब ही छोड़ दिया, तो इसका साफ मतलब है कि हुकूमत बनाने के इन्हें अवाम ने पसंद नहीं किया, इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। जबकि दूसरी पार्टियों ने कहा, आप देखिए, कांग्रेस जो है पता नहीं 40-45 पे थी, अब 99 तक आ गई है। जबकि मायावती की भी आगे आई है, अखिलेश यादव भी बहुत आगे आ गए हैं। इसी तरह तकरीबन अभी नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी और दीगर सारी पार्टियों ने लेते हुए टोटल जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके 240 से ज्यादा सीटें बनी हुई हैं। इसका मतलब यह है, साफ साफ मतलब यह है कि अवाम ने सेक्युलर पॉलिसीज का सपोर्ट किया है और हिंदुस्तान में ये दुश्मनी फैलाने को बिल्कुल पसंद नहीं किया है और जात पात के और मजहब के नाम पर नफरत फैलाने को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने हिंदुस्तान। सूरत हाल ऐसी बन रही है कि बीजेपी हुकूमत बनाए या न बनाए, मोदी पीएम बने या न बने, लेकिन जो एजेंडा था बीजेपी का वो नाफिज नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है। देखिए, इस मरतबा 2024 के इलेक्शंस में अमन पसंद और इंसाफ पसंद और सेक्युलर अवाम, खुसूसन गैर मुस्लिम बरादरान वतन के साथ सारे मुसलमान खड़े हुए थे। सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम अवाम सेक्युलर हिंदू अवाम के साथ खड़ी होकर एक तरफा वोट दी है। हिंदुस्तान भर की सेक्युलर अवाम, हिंदू बरादरान और सारे मुसलमान मिलकर बीजेपी को रिजेक्ट करते हुए दीगर पार्टियों को उन्होंने चुना है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि दीगर पार्टियां सब मिलकर इनके नफरती एजेंडे करने वाली पार्टी को बाजू रखकर वो खुद एक साथ में जमा होकर हुकूमत बनाएं। ये अवाम की तवक्को के मुताबिक होगा। इसके बावजूद अगर कोई ट्रिक्स के जरिए
बीजेपी किसी को कुछ ऑफर करके बहुत बड़े बड़े उनको ओहदे या बहुत कुछ और दीगर चीज़ें ऑफर करके अगर सबको लेकर बनाती है तो भी हमारी ये उम्मीद ये है कि वो अपने नफरत के एजेंडे को या तो छोड़ देगी या तो नाफिज करने में फेल हो जाएगी, नाफिज नहीं कर पाएगी और नफरती एजेंडे को वो बाजू रखेगी। इसके बावजूद अगर नफरती एजेंडे को आगे लाना चाहती है तो अवाम फिर से उसे जीरो पर ले जाके छोड़ देंगे। हिंदुस्तानी अवाम सेक्युलर अवाम है और हिंदुस्तानी अवाम नफरत को पसंद नहीं करती। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को जो तवक्कु थी वो पूरी नहीं हुई। आप तवक्को की बात कर रहे हैं, लेकिन एक मैं रोशनी डालना चाहता हूं 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस। सैयद शफीउल्लाह साहब, अभी आपने कुल हिंद सतह पर बात की, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तवक्कु के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। देखिए, इसके बावजूद कि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस ने 5 गारंटियां नाफिज की, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, इसके बावजूद जो है जैसी कामयाबी यहाँ से हासिल होना था कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को, वो हासिल नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि तकरीबन सारी पार्टियां अपने अपने तवक्कात पूरी तरह से जितनी जगह वो काटेश करते हैं सब जगह जीतना चाहती हैं। इसी तरह कांग्रेस की भी तवक्कात होती हैं। लेकिन एक बात पर हमें गौर करना चाहिए, वो ये कि 2019 में बीजेपी को कर्नाटक की आवाम ने 26 सीटों से नवाजा था। एक उनके 25, दूसरे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी के ही हैं, तो 26 उन्हें नवाजा था। जबकि कांग्रेस सिर्फ एक में कामयाब होने में कामयाब हुई थी। इस मर्तबा कांग्रेस को अवाम ने, सेक्युलर अवाम और खुसूसन मुसलमानों ने सेक्युलर अवाम के साथ मिलकर सब लोगों ने 9 सीटों से नवाजा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 9 तक गई है कांग्रेस। अब वही बीजेपी को 26 से लाके 17 पे खड़ा कर दिया है और उनके साथ में जो जेडीएस के खड़े हैं उनको मिलाकर 19 होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी कर्नाटक की आवाम ने, सेक्युलर अवाम और मुसलमानों ने मिलकर पूरी मेहनत लगाकर पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश की है। थोड़े से नंबर्स की वजह से कई जगह कई सीटें बहुत कम मार्जिन के जरिए बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। इंशाल्लाह आइंदा मर्तबा शायद ये 0 पे चले जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में जेडीएस फायदे में रही है। आपकी नजर से वो फायदा हो सकता है, लेकिन जहां तक सीटों में उन्हें जो है 2 सीटों पर वो कामयाब हुए हैं, लेकिन ये कई सीटों पर बीजेपी को जेडीएस की वजह से फायदा हुआ है। लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर श्री HD कुमार स्वामी ने साफ साफ बयान दिया था कि हम जो हैं 28 में भी टिकट बांटने वाले थे। ये कहां का हमें मुसीबत में लाके फंसा दिया, जहां दूसरों के पास 3 सीटें या 4 सीटें मांगने वाले बना के छोड़ दिया। अब उन्हीं की बात लें, वो 28 सीटों पर भी कैंडिडेट्स ऐलान करते थे, 28 सीटों से भी कैंडिडेट्स आकर उनके पास खड़े होते थे। इस मर्तबा श्री HD कुमार स्वामी और उनके खानदान वाले जाकर मोदी जी और अमित शाह जी के पास क्यों में खड़े होकर सिर्फ 3 सीटें मांग के लाने में कामयाब हो सके। इनसे साफ मालूम होता है कि इस मर्तबा वो 28 सीटों में टिकट देने वालों से 3 सीटें मांगने वाले बन गए हैं। तो आइंदा इलेक्शंस तक वो 3 सीटें भी उन्हें मिलेंगी या ना मिलेंगी ये कोई तवक्का नहीं है। लिहाजा उनका पोजीशन ऐसा है, बीजेपी चाहती है कि जेडीएस को खत्म करे और बीजेपी के स्कीम को कामयाब करते हुए HD कुमार स्वामी साहब उनकी स्कीम का शिकार हो गए और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जेडीएस को खत्म कर दे या जम कर ले और जेडीएस का नामो निशान मिटा दे। लेकिन जेडीएस की जान में जान आ गई है इस इलेक्शन में। लेकिन भाई जान में जान आई भी है तो 2 सीट से क्या करेंगे ये तो बताइए। 3 सीट में भी एक चली गई, 2 सीट आए हैं। 2 सीट से जब जेडीएस की पोजीशन वही रही है, जब हमारे अखिलेश यादव 4 का ही उनकी तवक्कुं रहती है, इस मर्तबा वो कामयाब हुए हैं। कहना पड़ेगा उन्हें, एक इंडिपेंडेंट पार्टी थी जेडीएस, जो कर्नाटक में एक इंडिपेंडेंट पार्टी और थर्ड फोर्स और सेक्युलर पार्टी कही जाती थी। अब सेक्युलर पार्टी नहीं रही। श्री HD कुमार स्वामी ने खुद बयान दिया है कि वो अब बीजेपी की फैमिली
और बीजेपी को अपनी फैमिली समझते हैं और मोदी को जिताने के लिए वो काम किए हैं। लिहाजा मोदी तो इस मर्तबा जीते नहीं, मोदी तो हार गए, बीजेपी भी हार गई। लिहाजा वो एक हारने वाली पार्टी के साथ जुड़कर 2 सीटों के वो पार्टी बनकर रहेंगी। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने जेडीएस पार्टी छोड़ दी इलेक्शन से पहले, फिर आपके साथ कई मुस्लिम लीडरों ने जो है जेडीएस पार्टी छोड़ दी, इस वजह से कि जेडीएस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, इस वजह से जो है पोलराइजेशन हुआ है, हिंदुत्व एक तरफ, हिंदू वोट एक तरफ हुआ है, कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है? देखिए, आप पोलराइजेशन की बात करते हैं तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस मर्तबा साफ साफ श्री मोदी जी ने ये ऐलान करके, नफरत फैलाने की बार बार बातें करके और ये भी बता के कि हमारे हिंदू बहनों से उनके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे और मुसलमानों को तकसीम कर दिए जाएंगे, ये सब बातें बताकर उन्होंने पूरी कोशिश की पोलराइजेशन करने की। और उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि सेक्युलर अवाम, अमन पसंद अवाम, बरादरान वतन और मुसलमान सब एक होकर खड़े हो गए। उसी का नतीजा है कि अब सेंटर में भी सेक्युलर पार्टियों को और कांग्रेस को 243 तक ले जाके छोड़ा गया है। इंशाल्लाह आइंदा सेक्युलर हुकूमत बनना कोई ताज्जुब की बात नहीं है और बीजेपी का मजीद। सैयद शफीउल्लाह साहब, बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चारों के चारों सीटों पर जो है कांग्रेस बीजेपी का कब्जा है बेंगलुरु की। देखिए, बेंगलुरु में 3 सीटें, एक हमारे राजीव गौड़ा बेंगलुरु साउथ से, बेंगलुरु नॉर्थ से, और बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली खान साहब, और बेंगलुरु साउथ से सौम्या रेड्डी साहिबा। इन्हों तीनों के बहुत ही तवक्कात थे हमें, लेकिन सेंटर में आखिरी काउंटिंग तक भी हमारे कैंडिडेट बहुत आगे रहे और बहुत कम वोटों में महादेवपुरा और सीवी रामन नगर का जब खुला तो बहुत कम वोटों के जरिए वो हारे हैं। मैं समझता हूं कि जीत के बहुत करीब पहुंचे थे। इंशाल्लाह आइंदा का मर्तबा पूरी कोशिश की जाएगी कि तीनों जगह से हमारे कैंडिडेट जीत कर आए। क्या वजह है कि जाफर शरीफ के बाद कोई भी मुस्लिम नुमाइंदा पार्लियामेंट लोकसभा नहीं पहुंचा है बेंगलुरु से? यहाँ देखिए, नंबर गेम है, उसे बराबर से हैंडल करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि इस मर्तबा आप और सारी अवाम जानती है कि सारी पार्टियों को या तो ईडी और आईटी के ज़रिए पकड़ धकड़ के गैर इस्तेमाल शुदा बना दिया गया, या तो कांग्रेस के तो पूरे फंड्स ही सीज कर दिए गए। अब जो इलेक्शन के अखराजात हैं वो भी दूसरी पार्टियां कोई नहीं कर पाई। और जबकि बीजेपी के बारे में जो ये रहा, बैंकों से वो जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया, सबको पता है कि वो कितने करोड़, कितने हजार करोड़ में चला गया है और उसे कैसे खर्च करके क्या इसमें काम लिया गया। ये भी एक वजह हो सकती है कि दूसरी पार्टियां वरना ज़रूर 2043 से बहुत आगे चली गई होती अगर पैसे का भी इंतज़ाम बराबर होता तो। आखिर में क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि इस मर्तबा खुसूसन मुस्लिम अवाम जो है सारे हिंदुस्तान की और कर्नाटक भर की, सब लोगों ने मिलकर बिला लिहाज ये मसलक या बिला लिहाज पार्टी जमात वगैरह सारी जमातों ने इस इलेक्शन में पूरी मेहनत लगाई है। सब ने मिलकर, और मेरे ख्याल में सारे वोटर्स ने वोट डाला है, परसेंटेज बहुत बड़ा है, खुसूसन मुसलमानों ने पूरी तरह से हिस्सा लिया है। मैं समझता हूं कि ये एक इलेक्शन की वजह से हमें एक मैसेज मिला है कि हम सब मिलकर अगर काम करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। हम पर जो भी हम पर हमारे हुकूक छीनने की जो भी कोशिश होगी या हम पर जब कभी भी किसी किस्म की मुसीबत आएगी या जुल्म होगा तो सब मिलकर कानून का पास और लिहाज करते हुए और अमन के ज़रिए अगर कोशिश करें सारे सब मिलकर तो ज़रूर हम कामयाब हो सकते हैं। इस ट्रेंड को 2024 के इलेक्शन में जो हमने रवैया हमारा अपनाया और दिखाया है, इसी ट्रेंड को अगर कायम रखें तो इंशाल्लाह हम हमारे हुकूक हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं, वो चाहे सरकार से हो चाहे दूसरे तरीके से हो। लेकिन मुसलमानों का सियासी असर और रसूख बड़ा है,
ये बात जरूर। आप कह रहे हैं। जरूर बढ़ा है और सारी पार्टियों को पता चला है कि इस मर्तबा मुसलमानों ने सबने मिलकर पूरी तरह से हिस्सा लिया है। और वो जो कहते थे कि आइंदा हम ये इलेक्शंस को भी ख़त्म कर देंगे और हमारे आइन को भी बदल देंगे, इंशाअल्लाह वो पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। एक कोशिश चल रही थी कि मुसलमानों के वोटों को बेअसर किया जाए। इस मर्तबा उन्हें पता चल गया है कि बेअसर करने का नहीं हो सकता, क्योंकि सारे मुसलमान एकजुट हो गए हैं। अल्लाह करे कि इस एकता और एकजुट होना कायम रहे।